हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी यूरेका क्लास सीरीज में। आज की क्लास के अंदर अपन एक बड़ा चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, उसमें से 4 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट, जो कि जीन रेगुलेशन में से बनता है, जिसमें ओपेरोन या लेक ओपेरोन आप देखते हो, उसी टॉपिक को आज अपन डिटेल से डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहले अपन पूरे टॉपिक को समझेंगे और समझने के बाद में इस टॉपिक में से आपको कौन कौन सी डेफिनेशन याद रखनी है, कौन कौन सी मैकेनिज्म याद रखनी है, वो वाली बात भी अपन यहाँ पे करने वाले हैं। जितना सारा मटेरियल लिखा हुआ है वो सारा का सारा आपको एग्जाम में लिख के आने की ज़रूरत नहीं है। जितना लिखा हुआ है उसको यहाँ पे समझना है, और समझने के बाद में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको मैं हाईलाइट भी कर दूंगा कि ये बातें आपके एग्जाम के लिए काम की है, तो उनको आप हाईलाइट कर लेना। और टॉपिक का नाम है अपना जीन रेगुलेशन या फिर जीन नियमन। अब ये टॉपिक होने किस बारे में जा रहा है ये अपन चेक करते हैं। जैसे कि आपने सेंट्रल डोगमा के अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी देखते हो, ट्रांसलेशन भी देखते हो, रेप्लिकेशन भी देखते हो। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जीन्स होती है और वो जीन mRNA बनाती है पहले, और mRNA से फिर प्रोटीन बनाती है। अब कब ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, कब ट्रांसलेशन होना चाहिए, कब ये दोनों प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, अब इसका रेगुलेशन कैसे करते हैं अपन। दूसरा, अपन इस हिसाब से समझते हैं कि अपनी बॉडी के अंदर, जैसे मान लो कि अग्नाशय है, पेनक्रियाज है, उस पेनक्रियाज के अंदर अपनी बीटा सेल्स होती है, और उन बीटा सेल से ही क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का प्रोडक्शन किया जाता है। अब अपने ये सोचे कि इंसुलिन हार्मोन सिर्फ पेनक्रियाज से ही क्यों निकल रहा है, क्यों उनकी बीटा सेल से ही रिलीज किया जा रहा है, अल्फा सेल से क्यों नहीं किया जा रहा है। और हम ये देखें कि बीटा सेल जो होती है वो सिर्फ पेनक्रियाज में थोड़ी होती है। बीटा सेल्स अपने लिवर के अंदर भी मिल जाएगी, अपने किडनी के अंदर भी मिल जाएगी। हर एक सेल्स के पास में क्या होती है, बीटा सेल्स मौजूद होती है। जैसे मान लो अपनी स्किन के अंदर भी बीटा सेल्स है, तो स्किन वाली बीटा सेल से इंसुलिन क्यों नहीं रिलीज हो रहा है, सिर्फ वहीं पेनक्रियाज से ही वो रिलीज क्यों हो रहा है। कैसे इस जीन का रेगुलेशन किया जाता है, कब ये जीन ऑफ होती है, कब ये जीन ऑन होती है, कब फंक्शन करती है, कब फंक्शन नहीं करती है, इसी से रिलेटेड ये अपना टॉपिक है जीन रेगुलेशन। सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि जीन रेगुलेशन होता क्या है। तो जब किसी पदार्थ की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति में जीन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जीन का नियमन बोलते हैं। अब इसमें यहाँ पे एक टर्म आई है जीन की अभिव्यक्ति। अब ये जीन की अभिव्यक्ति क्या होती है, किसी जीन से mRNA व mRNA से प्रोटीन निर्माण की संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं या फिर जीन की अभिव्यक्ति बोलते हैं। अब जीन का जो रेगुलेशन होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है अपना ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जीन का रेगुलेशन 2 प्रकार से होता है। पहला इंड्यूसिबल, जिसको हम बोलते हैं प्रेरणित। दूसरा रिप्रेसिबल, जिसको हम बोलते हैं संदर्भित। मतलब अब ये इंड्यूसिबल क्या होता है, रिप्रेसिबल क्या होता है, ये पॉइंट अपन ने देखना, तो ये भी अपन ने लिख रखा है। सबसे पहले अपन देख रहे हैं इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन, जिसको हम बोल सकते हैं स्विच ऑन वाली कंडीशन। जब किसी पदार्थ की उपस्थिति में जीन एक्सप्रेशन की क्रिया प्रेरित होती है, मतलब जब किसी पदार्थ की उपस्थिति में जीन एक्सप्रेशन की क्रिया प्रेरित होती है, तो उस नियमन को हम क्या बोलते हैं, या उस रेगुलेशन को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल जीन रेगुलेशन बोलते हैं। तथा जिस पदार्थ की उपस्थिति में जीन का नियमन या रेगुलेशन होता है, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्रेरणित पदार्थ या फिर इंड्यूसर पदार्थ बोलते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो होता है लेक ओपेरोन का। अब इस लेक ओपेरोन के अंदर लेक क्या है, इस इंड्यूसर में लैक्टोज इंड्यूसर पदार्थ होता है। लैक्टोज एक शुगर होती है, उसके प्रेजेंस में, उसके एब्सेंस में किस हिसाब से जीन का रेगुलेशन होता है। हम ये भी देखेंगे कि ओपेरोन क्या होता है, लेक ओपेरोन क्या होता है, ये अपन अभी देखने वाले हैं। उसके बाद में दूसरा जो रेगुलेशन होता है उसको बोलते हैं अपन रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन। जो कंडीशन आती है स्विच ऑफ वाली कंडीशन, जैसे अपन ये स्विच ऑफ, स्विच ऑन, ये बार बार में टर्म है जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप मतलब टीवी देख रहे हो और टीवी को बैठे बैठे आप एक रिमोट से कंट्रोल कर रहे हो, वैसा ही अपनी बॉडी के अंदर एक रिमोट कंट्रोल होता है कि कब जीन से काम करवाना है, कब जीन से काम नहीं करवाना है। जैसे टीवी के रिमोट से आप चैनल को चेंज कर सकते हो, तो नेक्स्ट वाला बटन रहता है, आप ओके दबा सकते हो, आप पॉज कर सकते हो, आप अगले चैनल में जा सकते हो, बैठे बैठे टीवी को ऑन कर सकते हो, बैठे बैठे टीवी को ऑफ कर सकते हो। ये अपने हाथ में एक रिमोट होता है। वैसे इन जीन के लिए एक कंट्रोलर होता है। अब रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन स्विच ऑफ वाली कंडीशन आई, मतलब टीवी को बंद करना है।
जब किसी पदार्थ की उपस्थिति में जीन अभिव्यक्ति की क्रिया संदमित होती है, रुक जाती है, उस नियमन को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेसिबल जीन रेगुलेशन बोलते हैं। और जिस पदार्थ की उपस्थिति में जीन एक्सप्रेशन या जीन अभिव्यक्ति संदमित होती है, उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? संदमक या फिर रिप्रेसक पदार्थ बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है ट्रिप्टोपेरोन। यहां पे ट्रिप का मतलब है ट्रिप्टोफेन अमाइनो अम्ल। यहां पे ट्रिप्टोफेन अमाइनो अम्ल क्या होता है? रिप्रेसक पदार्थ होता है। और अपनी एनसीईआरटी के अंदर ट्रिप्टोपेरोन की आगे डिटेल नहीं दे रखी है, सिर्फ लेकोपेरोन का डिस्कशन कर रखा है। तो अपने एग्जाम के लिए लेकोपेरोन इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि अभी अपन देखने वाले हैं। अब यहां पे ये बार बार में नाम आया है ओपेरोन। अब ये ओपेरोन क्या होता है? ओपेरोन, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं प्रचालक, डीएनए में उपस्थित अनेक जीन का समूह है। डीएनए के अंदर कुछ स्पेसिफिक जीन का समूह होता है जो एक ही प्रमोटर व एक ही ऑपरेटर से नियंत्रित होता है। एक ही प्रमोटर और एक ही ऑपरेटर से नियंत्रित होता है, वो क्या कहलाता है? अपना ओपेरोन या फिर प्रचालक कहलाता है। इसकी डेफिनेशन अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि ओपेरोन या प्रचालक से आप क्या समझते हो, तो आप क्या परिभाषा कर देने वाले हो कि डीएनए के अंदर उपस्थित ऐसी जीन का समूह है जो एक ही प्रमोटर व एक ही ऑपरेटर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ओपेरोन या फिर प्रचालक कहलाता है। यह अधिकांशतः प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक के अंदर कम देखने को मिलता है। और अपनी एनसीईआरटी के अंदर प्रोकैरियोटिक के बारे में डिस्कशन कर रखा है। इसका जो ओपेरोन का जो बेस्ट एग्जाम्पल अपनी एनसीईआरटी ने दे रखा है, वो दे रखा है लेक ओपेरोन, जिसको हम लेक प्रचालक हिंदी में बोल सकते हैं। अब इसमें लेक का मतलब क्या है? लेक्टोज शर्करा होती है, लेक्टोज शुगर होती है। और ओपेरोन का मतलब हमने देख ही लिया है कि ऐसी जीन का समूह है जो कि एक ही प्रमोटर और एक ही ऑपरेटर से नियंत्रित होता है, वो ओपेरोन कहलाता है। अब ये जो लेक्टोज पदार्थ लिया है, इस लेक्टोज पदार्थ की उपस्थिति के अंदर क्या होगा, इसकी अनुपस्थिति के अंदर क्या होने वाला है, वो डिस्कशन अभी अपन करने वाले हैं। यहां से अपना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बड़ा बनना स्टार्ट होने जा रहा है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 4 नंबर का यहाँ से स्टार्ट हो सकता है लेक ओपेरोन का। अब इसमें छोटे क्वेश्चन आएंगे, वो भी देख लेंगे, और बड़ा क्वेश्चन आएगा, वो भी देख लेंगे। लेक ओपेरोन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? लेक प्रचालक बोल रहे हैं। अब ये होता क्या है? सर्वप्रथम लेक ओपेरोन की खोज करने वाले जो साइंटिस्ट है, वो है अपने जेकब व मोनार्ड। तो एक छोटा क्वेश्चन भी यहां से निकल करके आता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में या फिर अतिलोगात्मक क्वेश्चन में, कि लेक ओपेरोन मॉडल प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो जेकब और मोनार्ड है। लेक ओपेरोन की खोज जेकब व मोनार्ड ने इकोलाई कोशिका में थी, मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर की है। इन्होंने क्या किया है इकोलाई कोशिका के अंदर? इन्होंने इकोलाई कोशिका में लेक्टोज मेटाबॉलिज्म या लेक्टोज अपचय से संबंधित जीन के रेगुलेशन का अध्ययन किया है और एक मॉडल प्रस्तुत किया है। उस मॉडल को हम किस नाम से जानते हैं? लेक ओपेरोन मॉडल के नाम से जानते हैं। इन्होंने इकोलाई सेल के अंदर जो जीन होती है, जैसे इकोलाई होता है, उसका जो भोजन होता है वो ग्लूकोज होता है। अब ग्लूकोज के लिए पहले से उसके अंदर जीन एक्टिवेट है, लेकिन कई बार इकोलाई ऐसे इन्वायरमेंट में रहता है जहां पे उनको डायरेक्ट तरीके से ग्लूकोज नहीं मिल पाता है और उस एरिया के अंदर लेक्टोज उसके अंदर रखा जाता है। अब लेक्टोज रखने के बाद में ये देखा जाता है कि ये मतलब जीन को एक्टिव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंजाइम बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो जब ग्लूकोज होता है तो ग्लूकोज तो ले लेता है, उस टाइम पे जीन एक्टिवेट नहीं करता है। लेकिन ग्लूकोज नहीं मिलता है तो उसको सर्वाइव करने के लिए लेक्टोज को भी अपटेक करना पड़ता है। अब जैसे लेक्टोज उसकी बॉडी में जाएगा तो लेक्टोज उसको चाहिए ही नहीं, लेकिन उसको ग्लूकोज चाहिए, तो वो ग्लूकोज उसको लेक्टोज का ब्रेकडाउन करने की वजह से मिलने वाला है। लेक्टोज का जैसे ब्रेकडाउन होगा तो वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर टूटने वाला है। उस हिसाब से यहां पे रेगुलेशन देखने को मिलेगा। अब उसके बाद में लेक ओपेरोन की संरचना, लेक ओपेरोन की संरचना के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर, तो ऐसे ही मिल जाता है। तो लेक ओपेरोन की संरचना में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रमोटर। अब इसमें नंबरिंग किसी भी हिसाब से कर लो, एक होता है प्रमोटर, एक होता है ऑपरेटर, एक होती है संरचनात्मक जीन और एक होता है इनहिबिटर। ये लेक ओपेरोन की संरचना के 4 भाग होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो 3 तो देगा, एक कोई और नाम देगा, उसी को अपने को आइडेंटिफाई करना, अपने को सिर्फ ये देखना है। उसके बाद में इसकी संरचना देखिए तो इसकी संरचना के अंदर लेक पी, लेक आई, लेक पी, लेको और स्ट्रक्चरल जीन। इसकी सिंपल सी एक ट्रिक रहती है पीपो, PIPO, पीपो जेया। P4 क्या है यहाँ पे? प्रमोटर,
I4 क्या है यहाँ पे, इनिबिटर ना कि इंड्यूसर। I4 यहाँ पे इनिबिटर होता है, P4 यहाँ पे प्रमोटर है, O4 यहाँ पे ऑपरेटर है, ZYA ये क्या होती है, संरचनात्मक जीन। अब ऑपरेटर क्या होता है सर, इनिबिटर क्या होता है, प्रमोटर क्या होता है, इन संरचनात्मक जीन का अपन यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो आइए अपन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले प्रमोटर जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है लेक पी से। अब इस लेक ओपेरोन वाले भाग के अंदर, संरचना के अंदर जो भाग अपने शो कर रखे उसमें प्रमोटर क्या कर रहा है, तो लेक ओपेरोन के इस भाग पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का बंधन स्थल पाया जाता है। ये ट्रांसक्रिप्शन वाले टॉपिक के अंदर भी चलता है और इस टॉपिक के अंदर भी चलता है। प्रमोटर का क्या काम होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को जगह देना। मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का बंधन स्थल किस पर पाया जाता है, प्रमोटर के ऊपर पाया जाता है। और प्रमोटर को हम हिंदी में और ज्यादा हिंदी में बात करें तो उन्नायक बोलते हैं। उसके बाद में ऑपरेटर जिसको हमने लेक ओ से रिप्रेजेंट किया है। लेक ओपेरोन के इस भाग पे रिप्रेसर प्रोटीन के बंधन स्थल पाए जाते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन मतलब दमनकारी जो प्रोटीन होती है उनके बंधन स्थल पाए जाते हैं। तो छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि रिप्रेसर प्रोटीन के बंधन स्थल लेक ओपेरोन के किस भाग पे पाए जाते हैं, तो वो ऑपरेटर के ऊपर पाए जाते हैं। तीसरा इनिबिटर जिसको हमने लेक आई से रिप्रेजेंट किया है, यह है दमनकारी या फिर रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है। यह प्रोटीन जो बनी है अपनी रिप्रेसर प्रोटीन या दमनकारी प्रोटीन होती है, यह प्रोटीन ऑपरेटर पे जाकर के जुड़ती है, जिसको अपन आगे मैकेनिज्म में देखने वाले भी है किस हिसाब से जुड़ेगी। उसके बाद में यदि ये प्रोटीन एकलक है, इसका एक अणु है, तब तो ये कैसी अवस्था में है, निष्क्रिय अवस्था में है। और जैसे इसके 4 अणु बन जाएंगे तो ये कैसे बन जाएगी, सक्रिय बन जाएगी। एकलक प्रोटीन निष्क्रिय दमनकारी प्रोटीन और 4 अणु हो जाएंगे तो सक्रिय दमनकारी प्रोटीन। उसके बाद में लास्ट है अपने संरचनात्मक जीन। अब ये संरचनात्मक जीन होती है, इसमें 3 प्रकार की जीन होती है। तीनों जीन अलग अलग एंजाइम को रिलीज करती है, एंजाइम का फॉर्मेशन करती है। तीनों एंजाइम के अलग अलग फंक्शन होते हैं लेक ओपेरोन के अंदर। तो सबसे पहली जीन अपन ने ले रखी है यहाँ पे लेक जेड जीन। अब इस जीन से कौन सा एंजाइम बनेगा, इस जीन से बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम लेक ओपेरोन में संरचनात्मक जीन में कौन सी जीन बनाती है, तो लेक जेड जीन से क्या बनता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। सर इस एंजाइम का काम क्या होता है, तो काम भी सुन लो। यह है एंजाइम लेक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ता है। उसके बाद में लेक वाई जीन, कौन सा एंजाइम है, इस जीन से लेक्टोज परमिएज एंजाइम बनता है। इस एंजाइम का काम क्या होता है, इसका काम होता है इकोलाई कोशिका द्वारा बाहरी माध्यम में लेक्टोज को अवशोषित करना होता है। यह काम होता है लेक्टोज परमिएज का, जो कि लेक वाई जीन बना रही है। उसके बाद में लेक ए जीन, ये क्या कौन सा एंजाइम बनाती है, ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम बनाती है। इसका काम क्या होता है, लेक्टोज पर एसिटाइल समूह को जोड़ना होता है। अब यहां पे आपने देख रखी होगी कि जो संरचनात्मक जीन है ये कोई अकेली जीन नहीं है, ये एक से अधिक जीन से मिलकर बनी है। मतलब 3 जीन से मिलकर के बनी है। यदि एक जीन से मिलकर बनी होती तो इसको मोनोसिस्टोनिक बोलते, लेकिन ये एक से ज्यादा जीन से मिलकर बनी हुई है। मतलब 3 सिस्टोनिक इकाइयां होती है यहाँ के ऊपर। तो 3 सिस्टोनिक इकाइयां होती है तो ये संरचनात्मक जीन को ही हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीसिस्टोनिक जीन बोल सकते हैं। मतलब लेक ओपेरोन के अंदर पॉलीसिस्टोनिक जीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, 3 जीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तीनों जीन अलग अलग एंजाइम बना रहे हैं, उन एंजाइम के अलग अलग अपने फंक्शन होते हैं। अब अपन ये देखने वाले हैं डायग्राम से कि यदि लेक्टोज उपस्थित है तब क्या होगा और लेक्टोज अनुपस्थित है तब क्या होने वाला है। यदि लेक्टोज अनुपस्थित होगा इसका मतलब ग्लूकोज उपस्थित है, तब जीन का रेगुलेशन कैसे हो रहा है। यदि लेक्टोज उपस्थित है इसका मतलब ग्लूकोज अनुपस्थित है, तो उस टाइम पे इकोलाई के अंदर जीन का रेगुलेशन कैसे होगा, तो वो अपन अभी डायग्राम से देखने वाले हैं। लेक ओपेरोन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ लेक ओपेरोन। अब इस लेक ओपेरोन की क्रियाविधि को समझने के लिए अपने पास में 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, जब लेक्टोज अनुपस्थित हो तो कैसे जीन का रेगुलेशन हो रहा है। कंडीशन नंबर 2, जब लेक्टोज उपस्थित हो तब जीन का रेगुलेशन कैसे हो रहा है। अभी अभी अपने डिस्कशन किया है कि जब लेक्टोज अनुपस्थित हो तो इकोलाई का जो भोजन रहता है ग्लूकोज वो उपस्थित
रहने वाला है। तो अब इकोलाई के अंदर किस हिसाब से जीन का रेगुलेशन हो रहा है, और अपन आगे वाली कंडीशन आप अपने आप समझ जाओगे। यदि लैक्टोज यहां पे उपस्थित होगा, लैक्टोज उपस्थित होगा, इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज अनुपस्थित है, और ग्लूकोज अनुपस्थित है तो ग्लूकोज के बिना इकोलाई सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब उसको इनडायरेक्ट तरीके से ग्लूकोज लेना पड़ेगा, इनडायरेक्ट तरीके से ग्लूकोज लेना पड़ेगा, तो उसका जीन का रेगुलेशन वो किस हिसाब से करने वाली है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जब लैक्टोज अनुपस्थित हो। तो हमने यहाँ पे लेकोपेरोन का ये संरचना अपने बनाई ली है। मान लो कि ये अपना एक रिमोट कंट्रोल है, इसमें कौन कौन से बटन है। तो लेकोपेरोन की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, लेक पी जिसको हम प्रमोटर बोलते हैं, लेक आई जिसको हम इनहिबिटर बोलते हैं, लेक पी प्रमोटर, लेक ओ ऑपरेटर, और लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, ये तीनों मिलाकर के क्या होती है, संरचनात्मक जीन होती है। अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपना ये बनता है कि हमसे कोई पूछे कि हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप की जीन्स होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की जीन्स होती है। पहली जीन जिसको हम कॉन्स्टिट्यूटिव जीन बोलते हैं, दूसरी जीन नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। सर इन कॉन्स्टिट्यूटिव और नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव का मीनिंग क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन वो होती है जो हमेशा और हमेशा एक्सप्रेस होती है, जो हमेशा उस अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाती है। नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव जीन वो होती है जिसको हम जब चाहते हैं उसी टाइम पे उसको एक्टिव किया जाता है, वरना वो कैसी रहती है, इनएक्टिव रहती है। तो इस लेकोपेरोन के जितने पार्ट्स अपन ने लिख रखे हैं उनके अंदर एक जीन ऐसी है जिसको हम बोलते हैं लेक आई। ये परमानेंट एक्सप्रेस होती रहती है। सबसे पहले क्या होता है, लेक प्रमोटर के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ता है, और आरएनए पॉलीमरेज जुड़ते ही ये जो लेक आई जीन होती है ये क्या करवाती है, ट्रांसक्रिप्शन करवाती है। और ट्रांसक्रिप्शन से किसका फॉर्मेशन होता है, एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। फिर एमआरएनए से ट्रांसलेशन होता है, उस ट्रांसलेशन से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। और ये कौन सी प्रोटीन बनी है, ये हमारी दमनकारी प्रोटीन बनती है, हमेशा दमनकारी प्रोटीन बनाती है। अब यदि दमनकारी प्रोटीन का एकलक अणु है, मतलब एक ही अणु है, तब ये कैसी है, निष्क्रिय होती है। लेकिन यदि लैक्टोज अनुपस्थित है यहां पे, तो लैक्टोज अनुपस्थित होने की वजह से ये जो एकलक निष्क्रिय प्रोटीन है ये अब 4 अणु बनाएगी, और 4 अणु बनाते ये कैसे हो जाएंगे, सक्रिय दमनकारी प्रोटीन बन जाएगी इससे। अब ये जो 4 अणु सक्रिय दमनकारी प्रोटीन के बने हैं, तो हमने यहां पे मेंशन किया दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर पर जुड़ता है। दमनकारी प्रोटीन कहां पे जुड़ता है, ऑपरेटर पे, क्योंकि ऑपरेटर क्या होता है, दमनकारी प्रोटीन या रिप्रेसर प्रोटीन के जुड़ने का स्थान होता है। अब यदि ये 4 अणु सक्रिय दमनकारी प्रोटीन कहां पे जुड़ गए हैं, ऑपरेटर के ऊपर जुड़ गए हैं। अब ऑपरेटर के जस्ट पहले ये जो प्रमोटर था, इस प्रमोटर के आगे, प्रमोटर के ऊपर कौन आकर के जुड़ने वाला था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ने वाला था। अब मान लो यहां पे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आके जुड़ तो गया है, लेकिन ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ऑपरेटर के ऊपर दमनकारी प्रोटीन जुड़ने की वजह से ये आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। क्यों, क्योंकि ऑपरेटर के ऊपर सक्रिय दमनकारी प्रोटीन आके जुड़ गई है, और ये दमनकारी प्रोटीन इस आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को आगे वाली जो जीन अपन ने दे रखी है, लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, इनको काम करने नहीं देगा। तो यहां पे संरचनात्मक जीन लेक जेड, लेक वाई, लेक ए, 3 प्रकार की संरचनात्मक जीन थी जिनको हम पॉलीसिस्टोनिक जीन भी बोल रहे थे। हर जीन अपना एंजाइम बना रही है। लेक जेड अलग एंजाइम बनाती है, लेक वाई अलग एंजाइम बनाती है, लेक ए अलग एंजाइम बनाती है, और ये ट्रांसक्रिप्शन करती है, ट्रांसलेशन करती है। लेकिन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ये सक्रिय दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर पे जुड़ी हुई है, ये आगे नहीं बढ़ने देगी। और बिना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के ना तो ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा, और ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा तो फिर ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन भी नहीं होना है। तो यहां पे लैक्टोज जब अनुपस्थित है, तो अनुपस्थित होने की वजह से दमनकारी प्रोटीन यहां ऑपरेटर पे जुड़ी है, और आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ऑपरेटर से आगे काम करने नहीं दे रही है, नहीं करने दे रही है। तो हमने लिख दिया है कि यहां ये जीन है, इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, एंजाइम भी नहीं बनेंगे। कौन से एंजाइम, जैसे लेक जेड जीन थी वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बना रही थी, लेकिन अब नहीं बनाएगी। वाई वाली लैक्टोज परमिएज बना रही थी, अब नहीं बनाएगी। ए वाला ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम बना रहा था, वो भी नहीं बन पाएगा। अब दूसरी कंडीशन अपन ये देखते हैं। दूसरी कंडीशन के अंदर यहां पे मान लो कि लैक्टोज प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है, इसका मतलब ग्लूकोज एब्सेंट है।
अब मान लो कि यहाँ पे ले का ये तो कॉन्स्टिट्यूटिव जीन नहीं, तो हमेशा अपना काम करने वाली है, ये यहां तक एकलक प्रोटीन का निर्माण करेगी और एकलक प्रोटीन हमेशा निष्क्रिय प्रोटीन होती है। यदि यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट होगा तो लैक्टोज प्रेजेंट होने की वजह से ये एकलक निष्क्रिय प्रोटीन 4 अणु नहीं बना पाएगी दमनकारी प्रोटीन के, और दमनकारी प्रोटीन के 4 अणु नहीं बना पाएगा तो ये दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर के ऊपर जाकर के जुड़ने वाली नहीं है, और ऑपरेटर के ऊपर ये दमनकारी प्रोटीन नहीं जुड़ेगी तो इस कंडीशन के अंदर आरएनए पॉलीमरेज आगे जाएगा और इन संरचनात्मक जीन को एक्टिव करेगा। जैसे ही संरचनात्मक जीन एक्टिव होगी तो ट्रांसक्रिप्शन भी होगा, ट्रांसलेशन भी होगा, और ये तीनों के तीनों एंजाइम भी बनने वाले हैं, जिससे कि इकोलाई बैक्टीरिया को ग्लूकोज डायरेक्ट तरीके से नहीं मिल रहा था, वो अब इनडायरेक्ट तरीके से लैक्टोज के प्रेजेंस में उसको मिला है, और लैक्टोज के प्रेजेंस में यदि उसको ग्लूकोज चाहिए तो इन जीन को एक्टिव करना ही पड़ेगा, और ये एक्टिव होगी तभी ट्रांसक्रिप्शन होगा, तभी ट्रांसलेशन होगा, तभी ये एंजाइम बनेंगे। ये सिंपल सी कहानी होती है अपनी लेक ओपेरोन मॉडल की, जो कि बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीन अभिव्यक्ति के नाम से क्वेश्चन आएगा तो भी यही करना है, जीन नियमन का पूछे तो भी यही करना है, ओपेरोन का पूछे तो भी यही करना है, लेक ओपेरोन का पूछे तो भी यही करना है, और इनमें जितने भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो रिक्त स्थान इस चैप्टर में बनेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 क्वेश्चन बनते हैं तो वहां पे भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप का एक क्वेश्चन बनता है तो इस टॉपिक में से शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। थैंक यू सो मच।